Once again, welcome back everyone to Funda Factory. Today we'll be studying our chapter number 2 of civics, that is federalism. तो पहले फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपना चैप्टर को तो डिस्कस करेंगे ही. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थैंक यू सो मच. आपने मेरे रीसेंट टिप्स एंड ट्रिक्स वाले शॉर्ट्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा अटेंशन दिया, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड आई थिंक उसी प्रथा और उसी को आगे रखते हुए आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स इन बिटवीन द वीडियो लेक्चर, ताकि आप उस चीज़ को भी नोट बना सको. एंड डेफिनेटली आई मेक अ सेपरेट शॉर्ट ऑन दैट बेसिस. बट हाँ, कुछ इन बिटवीन टिप्स एंड ट्रिक्स जो टॉपिक्स रिलेटेड हो, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हो, वो मैं आपको बीच में शेयर करते जाऊँगी, राइट. सो फास्ट योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज़ फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एक ऐसी टाइप की सरकार होती है जिसमें कि जो पावर होती है ना, पावर यानी कि ताकत वाला पावर नहीं, पावर यानी कि आप बोल सकते हो कंट्रोल. जैसे कि आपके घर में किसका कंट्रोल है या किसकी पावर है? किसी के घर पे मम्मी की, किसी के घर पे पापा की, राइट. एंड हो सकता है कि फिर पापा की पावर आपने बांट दी हो, तो एक पावर पे पापा अगर नहीं है तो पावर गई मम्मी के पास एंड बाकी बच्चों के पास, राइट. बच्चों के पास आई मीन आप लोग के पास. तो ऐसा सिस्टम आप इमेजिन करो, समझ लो कि आपका हेड ऑफ़ द फैमिली किसी की मम्मी है, किसी के पापा है, राइट. एंड फिर उसके बाद उसका ब्रेक डाउन करोगे तो जो आपका सेकेंड हेड है ना, जो मेन आपकी पावर है ना, मैं एक्चुअली गलत समझा रही हूँ, सॉरी. तो जो आपकी मेन पावर है ना, जो हेड है, जो पोस्ट है हेड का, वो आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पावर को. एक हो गया सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि आपके फादर या आपकी मदर. एंड दूसरा हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी कि आपके घर में बाकी जो भी एल्डर्स है अपार्ट फ्रॉम योर मदर एंड फादर, वो उनमें डिवाइड कर दिया. तो ये बेसिक सा एग्जांपल आई थिंक आपको समझ में आया होगा. अब अपन इसको मैं अपने कंसेप्ट से आपको समझाती हूँ. ये मेरी ट्रिक है जिससे मैं सारे कंसेप्ट को समझती हूँ एंड मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. आई ट्राई कि मैं बाकी टॉपिक्स पे भी ऐसा इम्प्लीमेंट करूँ ताकि आप समझ सको. तो फेडरलिज्म, ये फेडरलिज्म आखिरकार होता क्या है? यार लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था, क्या होता है ये? इट इज़ दी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें कि पावर का मतलब कितना पावर है वो सब में अलग अलग रहता है, बट क्या काम है उनका वो सेम रहता है ना. अपने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि उनका एरिया ऑफ वर्क अलग अलग रहता है पर पावर इक्वल रहती है. यहाँ पे पावर अनइक्वल रहती है पर एरिया ऑफ वर्क सबका सेम रहता है ना. अपने अपने पावर्स के हिसाब से उनका एरिया सेम रहता है, ठीक है. अब देखो, फेडरलिज्म होती है एक टाइप की सरकार, एक टाइप की गवर्नमेंट, जिसमें कि जो पावर है उसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो. किसमें? सेंट्रल अथॉरिटी में एंड उसके बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में इन अ कंट्री. एक किसी भी कंट्री में समझ लो एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट होती है फेडरलिज्म, जहाँ पे कि जो आपकी पावर है, पावर इज़ पी, उसको आप डिवाइड करते हो किसमें? सेंटर यानी कि आपका सेंट्रल यूनिट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी एंड उसके बाकी यूनिट्स में, यानी कि यूनिट्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक है. तो फेडरलिज्म इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि पावर को आप डिवाइड करते हो सेंट्रल अथॉरिटी एंड उसके बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में इन अ कंट्री ऑफ कोर्स. नाउ डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म के ना डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि ये क्या करता है, ये सेफ गार्ड करता है, यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है एंड प्रमोट करता है यूनिटी. किसकी? कंट्री की, ऑब्वियसली. तो कंट्री में जो एक कनेक्शन है, कंट्री में लोगों के बीच में जो कनेक्शन है, कॉमननेस है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है ना. ये इस चीज़ को और लोगों के दिलों में इंस्टिल करता है, यानी कि देयर इज़ नो अदर वर्ड फॉर इंस्टिल राइट नाउ, है ना. तो ये प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है एंड लोगों के दिमाग में इंस्टिल करता है क्या? कंट्री की यूनिटी को, एंड ऑब्वियसली इसे प्रमोट भी करता है. तो ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स और यू कैन से इट सेफ गार्ड्स एंड ये बढ़ावा भी देता है कंट्री की यूनिटी को, ठीक है. एंड सेकेंड होता है टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. सेकेंड थिंग इज़ जो भी रीजन यानी कि रीजन या एरिया वाइज जो भी आपकी डाइवर्सिटी है या डिफरेंसेस है, उनको ये रिजॉर्ट या फिर सॉर्ट आउट करके कनेक्ट आउट कर देता है. सो व्हाट यू कैन से इज़ कि जो भी रीजनल डाइवर्सिटी है, यानी कि डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, उसको ये अकोमोडेट करता है. देखा था कि बेल्जियम में हाउ अकोमोडेशन हैपन्स, सिमिलरली यहाँ पे जो भी रीजनल डाइवर्सिटी होती है उसको ये अकोमोडेट करने में हेल्प करता है ना. फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म.
So there are around 7 features. We study one by one. तो फेडरलिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की गवर्नमेंट होती है. फर्स्ट इज सेंटर एंड स्टेट. ऑब्वियसली कुछ जगह पे सिर्फ यही होती है 2, एंड कुछ जगहों पे लोकल गवर्नमेंट भी होती है. सेकेंड, किसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकता. इफ़ दे हैव टू चेंज दे नीड एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना. अगर कोई भी उन्हें प्रोविजन चेंज करना है ऑफ द गवर्नमेंट तो उन्हें एक गवर्नमेंट की नहीं, एक या एक से ज़्यादा गवर्नमेंट की ज़रूरत है. एक या एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत है, तभी वो कोई भी प्रोविजन को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. अब दोनों सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट जो है ना, देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बाउंड्री सेटअप की है, एंड उसी के अंदर या उसी के विद इन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट या बाकी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को ऑपरेट करना होता है या फिर वर्क करना होता है. ठीक है. तो रीजनल ऑटोनॉमी को प्रमोट करने के लिए या फिर इंश्योर करने के लिए, क्योंकि रीजनल ऑटोनॉमी है इसलिए क्या होता है कि रेवेन्यू के सोर्सेज को स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि आपको रेवेन्यू कहाँ से मिलेगी वो स्पेसिफाइड है ताकि रीजनल ऑटोनॉमी मेंटेन रहे. अब जो फेडरल सिस्टम है ना वो इनकॉर्पोरेट करता है द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. तो देखो, सो व्हाट डज द फेडरलिज्म, सो व्हाट डज फेडरलिज्म डू. देखो यहाँ पे फेडरलिज्म जो है ना वो इनकॉर्पोरेट करता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. देखो कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहीं ज़्यादा पावर तो यूज़ नहीं कर ले रही. ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए फेडरल सिस्टम या फिर जो फेडरलिज्म है, ये जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम इनकॉर्पोरेट या फिर पुटअप करती है. ठीक है. नेक्स्ट, हर एक लेवल, ईच लेवल गवर्नमेंट नहीं, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे लेवल के बाद ऑफ ऐड कर देना, इट्स मिसिंग. ठीक है. तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, एक सेकेंड, हियर इट शुड बी गवर्न्स. तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीज़न को क्या करती है, गवर्न करती है. तो मैं क्या बोल रही हूँ कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक ही टाइप के सिटीज़न को गवर्न करती है, पर उनका खुद का ज्यूरिसडिक्शन होता है या फिर एरिया ऑफ वर्क होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होता है. ठीक है. नेक्स्ट, जुडिशरी एक एम्पायर की तरह काम करती है, या सॉरी, जुडिशरी एक एम्पायर होती है. जुडिशरी इज़ एन एम्पायर इट्सेल्फ, जो कि एक इंटरमीडियरी की तरह काम करती है, राइट. एंड इस तरह से ये एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इसी में इनकॉर्पोरेटेड भी होता है. आई एम नॉट श्योर बट हाँ, समथिंग लाइक दैट. इसी में एक टॉपिक आया मिस, आई बी एक्सप्लेनिंग इट ऑल टुगेदर. तो टाइप्स ऑफ फेडरेशन आपको होता है 2 टाइप्स का. ठीक है. एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि कैसी फेडरेशन जिसमें कि एक बहुत बड़ा यूनिट है या फिर एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड कर देते हो. सिंपल. यहाँ पे ऑब्वियसली जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल होता है देन दी स्टेट या फिर अदर यूनिट्स. ठीक है. एंड यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके पास पावर इक्वल नहीं होती है, उनके पास अनइक्वल पावर्स होती है. ठीक है. जैसे कि इंडिया एंड स्पेन. तो इंडिया एंड स्पेन में देखो, इंडिया का एग्जांपल दूँ मैं अगर, तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइडेड है. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल है बाकी यूनिट से, एंड बाकी यूनिट्स जो है वो कम पावरफुल है या उनके पास पावर्स अनइक्वल है. एंड सिमिलरली फॉर स्पेन. अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यहाँ पे क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स है ना, यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं एंड एक बड़ा यूनिट फॉर्म करते हैं. ठीक है. इन सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है एंड ये उतना ही इक्वली स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, है ना. इंडिविजुअल स्टेट्स, है ना. तो बीइंग इंडिविजुअल स्टेट्स होल्डिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेट्स जो है वो अथॉरिटी को होल्ड करते हैं या इनके पास अथॉरिटी होती है
एंड इसे और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाते हैं, जैसे कि यूएसए एंड स्विट्ज़रलैंड. यहाँ पे आई हैव मिस्ड वन टॉपिक जो आई बी एक्सप्लेनिंग. मतलब आई डोंट नो इट if it comes in your paper or not, I don't know that. So yeah, I just have to just explain it obviously in some or the other way. So यहाँ पे फेडरेशन दिया है, बट एक आपका होता है फेडरल गवर्नमेंट. आई हैव मिस दिस टॉपिक, फेडरल गवर्नमेंट. तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. ठीक है. तो जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है, सॉरी नॉट फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एक पार्ट होती है. आई एम सो सॉरी. तो फेडरेशन या किसका बाइफर्केशन है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट या देयर इज़ वन मेन हेडिंग जिसका बाइफर्केशन या फेडरेशन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट या समथिंग इट इज़, जिसका पार्ट होता है या जिसके दो बाइफर्केशंस होते हैं. वन इज़ फेडरल गवर्नमेंट एंड अदर इज़ यूनिटरी गवर्नमेंट. So I will be making a shorts on this to just explain this topic, because अभी I have missed it and I cannot incorporate it because मुझे अभी exactly याद नहीं आ रहा है what is the scene right here. ठीक है. So I will definitely be making a short on this to recover the topic. अब फेडरेशन इन इंडिया. अब देखो मैक्सिमम केसेस में बोलूँ, ये छोटी सी टिप नंबर 2 आई थिंक है. तो टिप नंबर 2 ये है कि जब भी इंडिया का नाम आप सुनते हो ना, तो ट्राई टू रिलेट इट. मतलब कि कोई ऐसी चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ जिसका आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो, उसको रिलेट करो. जैसे कि मैंने इंडिया का आपको एग्जांपल दिया था होल्डिंग टुगेदर में, कि इंडिया कैसी एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कि डिवाइडेड है सेंट्रल अथॉरिटी में, यानी कि इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया के स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राइट. सो आप इसको ऐसे डिवाइड करो. ओके. एंड फिर वैसे करके याद करोगे तो, बिकॉज इंडिया इट इज़ वेरी ऑब्वियस है, आपको इंडिया की ऑलमोस्ट ऊपर से सारी चीज़ें पता है, तो इट इज़ वेरी ईजी टू रिमेंबर एंड रिटेन द इन्फॉर्मेशन. ठीक है. अब इंडिया की फेडरेशन कैसी है, तो इंडिया जो है ना, 1 सेकेंड, हाँ. तो इंडिया जो है, जस्ट अ मिनट. इंडिया जो होता है वो बेस्ड होता है, अरे यार शिट, जस्ट अ मिनट. हाँ. तो इंडिया है ना, इंडिया बेस्ड होता है किस पे, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है ना. तो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है इंडिया, है ना. एंड इसे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरह डिक्लेयर भी कर चुका है, राइट. एंड सो देखो, इंडिया जो है वो फेडरलिज्म के सारे उसूल या प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, एंड इसे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन ऑफ स्टेट्स भी डिक्लेयर किया है, राइट. जस्ट गिव मी 2 minutes. तो यहाँ पे 3 टायर्स होते हैं गवर्नमेंट, टीयर्स और टायर्स. तो देयर आर 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, आपका सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. ठीक. सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. ओके. अब इंडिया जो है ना वो क्या करती है, देखो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन बिटवीन. सो इंडिया क्या करती है पता है, इंडिया ना फॉलो करती है एक सिस्टम को, जिसको आप क्या बोलते हो. सो इंडिया फॉलोज अ सिस्टम ऑफ क्वाज़ाई फेडरेशन. ठीक है. तो इंडिया जो है ना क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करती है. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड आई थिंक. क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर को इंडिया फॉलो करती है, जहाँ पे जो फेडरलिज्म होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होता है. ठीक है. सो इंडिया फॉलोज द क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर. एंड इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो फेडरलिज्म होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो टू एक्सप्लेन इट बेटर कि जो फेडरलिज्म होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा क्या बोल सकते हो अटेंशन देता है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा फेवर करता है. यू कैन से तो इट फेवर्स टिल्टेड, या यू कैन से इट फेवर्स. ठीक है. इट फेवर्स. ठीक है. नाउ डिविजन ऑफ पावर.
एंड आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस. अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आई एम श्योर. राइट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. अब देखो यहाँ पे ना पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देर आर 3 लिस्ट फॉर्म. 3 लिस्ट फॉर्म हुई है. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट. देखो अब क्या होता है ना, ये 3 लिस्ट आपकी है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट. बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, उसके लिए बनती है एक अलग से लिस्ट जो अपन नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे. तो पहले आपका हो गया यूनियन लिस्ट. मैंने अब क्या लिखे 97 सब्जेक्ट्स क्या होते हैं बताती हूँ. तो इस यूनियन लिस्ट में ना कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना. तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होते हैं. स्टेट लिस्ट में आपके 66 सब्जेक्ट्स होते हैं. एंड कॉन्करेंट लिस्ट में लिख लो, यहाँ पे आपके 47 सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में आपके 47 सब्जेक्ट्स होते हैं. तो यूनियन लिस्ट में आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 47 सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक, तो यूनियन लिस्ट. अब देखो यूनियन लिस्ट, यूनियन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, आई डोंट नो. बट हाँ, यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पे कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर यूनियन गवर्नमेंट. तो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही चीज़ होती है. ओके, इसमें किसका कंट्रोल होता है? यूनियन गवर्नमेंट का. यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी में होते हैं. जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एक्सेट्रा. तो ये सारे आपके कुछ सब्जेक्ट्स हो गए किसके? यूनियन लिस्ट के. स्टेट लिस्ट के 66 सब्जेक्ट्स होते हैं. एंड इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जहाँ पे कि लॉज स्टेट फॉर्म करती है. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेट कर सके, इनैक्ट कर सके एंड इम्प्लीमेंट कर सके पॉलिसीज़ को. इनैक्ट के बाद एक वर्ड ऐड कर लेना, लॉज. ओके, इनैक्ट लॉज. तो ये लेजिस्लेट कर सकती है, इनैक्ट कर सकती है लॉज को एंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है. पुलिस, एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे याद रखो कि किसका कंट्रोल है? स्टेट गवर्नमेंट का. ठीक है, अब कॉन्करेंट लिस्ट में आपके 47 सब्जेक्ट्स होते हैं. इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल होता है. ठीक है, जहाँ पे दोनों ही मैटर्स पे लॉ पास कर सकते हैं, पॉलिसीज़ निकाल सकते हैं, दोनों इस पे अथॉरिटी रख सकते, अथॉरिटी पुट अप कर सकते हैं. अब देखो इसमें कॉमन डाउट्स आते होंगे कि दोनों के बीच में क्लैशेस हो गए, तो मोस्टली आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात मोस्टली सुनी जाती है. स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा इग्नोर ऑब्वियसली मेरे हिसाब से किया जाता होगा, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन सी पावर्स का बहुत डिफरेंस है ना दोनों में. ठीक है, सो डन. एग्जाम्पल आपका क्या हो गया इसमें? एडॉप्शन, मैरिज, सक्सेशन, एजुकेशन. मैं आपको एक वर्ड का मीनिंग पूछती हूँ, व्हाट इज़ सक्सेशन. तो लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेशन. अब रेजिडुअरी पावर्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक चौथी लिस्ट भी बनती है या फिर एक अलग से अलग से एक चीज़ होती है जिसमें कि आपके वो सारे पावर्स आते हैं जो कि तीनों लिस्ट में नहीं आए, तो इसको आप बोलते हो रेजिडुअरी पावर्स या फिर रेजिडुअरी लिस्ट. इसमें वो सारे इट कंसिस्ट ऑफ पावर्स, सॉरी इट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, है ना. ये पावर्स कौन रिटेन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो देखो एक तो आपका हो गया यूनियन लिस्ट एंड एक आपका हो गया कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है. इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहता है. स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 2 मिलते हैं, इसको 3 मिलते हैं, राइट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन करता है इन पावर्स को. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर कहाँ कहाँ मिला? स्टेट लिस्ट में मिला, कॉन्करेंट लिस्ट में भी थोड़ा सा मिल गया. बट सेंट्रल गवर्नमेंट को रेजिडुअरी एंड यूनियन दोनों में पूरा पावर मिला एंड कॉन्करेंट लिस्ट में भी सम पार्ट ऑफ द पावर मिला है. इसके 2 एग्जांपल्स होते हैं. आईटी, ब्लूमिंग इंडस्ट्री. ब्लूमिंग नहीं, मैं क्या बोलूँगी, अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट. तो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एंड आपका सीएस बोलना है, पता नहीं क्या, आई डोंट नो, बट या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, शॉर्ट फॉर्म फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आई कैन से फॉर नाउ इज सीएस. ओके, अब लैंग्वेज पॉलिसी एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स. तो व्हाट इज़ लैंग्वेज पॉलिसी, व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक स्टेट्स?
पहली बात तो लिंग्विस्टिक यानी कि समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कुछ ऐसा जो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, या फिर आप बोल सकते हो समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज लिंग्विस्टिक। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज पॉलिसी, हमारी कंट्री में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस बहुत पहले एक शॉर्ट्स में ऑलरेडी डाल चुका है। यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर चैनल, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में मैंने डाला है इसका डिफरेंस, एंड मैंने आपको क्लियरली फर्स्ट लेक्चर में वार्न किया था कि ये वर्ड बहुत सारी जगहों पे यूज़ होगा, एंड यू कैन सी अभी सेकेंड यूज़ आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही मिल गया। क्योंकि ये जो लैंग्वेज पॉलिसी है ना, ये पूरी तरह से ना आपके नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज के ही खेल पे बेस्ड है ना। तो कंट्री में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। देखो नेशनल लैंग्वेज यानी कि आप जैसे बोल सकते हो ऐसी लैंग्वेज जो पूरी कंट्री को यूज़ करनी होगी, दैट वन और मे बी वन और टू लैंग्वेजेस जो पूरी कंट्री को यूज़ करनी होगी। बट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि ऐसी लैंग्वेजेस जो कि प्राइम लैंग्वेजेस नहीं है कंट्री की, है ना, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। तो यहाँ मैंने इसको बहुत डिटेल तरह से एक्सप्लेन किया है आपको शॉर्ट्स में, उस शॉर्ट्स को देखो तभी इस चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाओगे। ठीक है, तो कंट्री में क्या है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है ना। यानी कि जैसे एग्जांपल देती हूँ, समझ में आ जाएगा अभी के लिए। तो समझ लो फ्रांस है, तो फ्रांस का नेशनल लैंग्वेज क्या हो जाएगा, फ्रेंच, राइट। अब आपने सुना है क्या इंडिया में कोई लैंग्वेज है इंडियन? नहीं, देयर इज़ नो लैंग्वेज लाइक इंडियन, राइट। बट एक सेकेंड, आई एम रिमेम्बरिंग समथिंग। सो या देयर वुड बी some or the other language like नेपाल में there is नेपाली and all that stuff, right। तो ये नेशनल लैंग्वेजेस हो गई। फॉर एग्जांपल अगर आप लो कि मैं आई एम नॉट सेइंग इट श्योर, बट या हो सकता है कि नेपाल में नेपाली इज़ अ लैंग्वेज एंड उसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाती, तो ये आपकी नेशनल लैंग्वेज होगी, जो आपके नेशन के आधार पे लैंग्वेज बनाई गई है। बट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो लोगों के हिसाब से बनाई गई है, इन द वे यू कैन से। जैसे कि समझ लो हिंदी पहले क्या हुआ था, आई एम टेलिंग अ शॉर्ट स्टोरी ऑन दिस, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था कि हिंदी एंड इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए थे, राइट। बट लोगों को लगा कि इंग्लिश इसलिए है क्योंकि ब्रिटिशर्स के कारण दे वर क्वाइट ऑफेंडेड, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था अबाउट हियरिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर उनके हिसाब से अंग्रेज़ों की लैंग्वेज यहाँ छूट गई थी, एंड वो नहीं चाहते थे कि ये वाली लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बने। तो उन्होंने इस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट से ही हटा दिया था। तो एक टाइम पे सिर्फ हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। बट साउथ इंडियंस को आपने देखा होगा, साउथ इंडियंस में ऑल ऑफ देम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, सब बोलते हैं इंग्लिश, एंड उनसे हिंदी नहीं बोली जाती, उनसे इंग्लिश बोली जाती है। तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इतना प्रोटेस्ट किया, उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि एक लैंग्वेज बनी ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी इंग्लिश। ठीक है, तो मतलब इंग्लिश पहले ऑफिशियल लैंग्वेज थी, फिर हट गई, फिर दोबारा बनी। तो दैट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी जो आपके शायद MCQ फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो कंट्री में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नेशन के बेसिस पे इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी एंड इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, है ना। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए डिक्लेयर किया गया था। अब देखो इसमें ऐड डी, तो ऑफिशियल या फिर स्केड्यूल्ड एक ही होता है। ठीक है, तो कंट्री में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कंट्री में हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, हिंदी और इंग्लिश को, है ना। एंड हिंदी को छोड़ के इंग्लिश को इंक्लूड करनी पड़ी। हिंदी को अगर लो कंसिडरेशन में, हिंदी इंक्लूड करके 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, है ना। और हिंदी को छोड़ के 21 नेशनल लैंग्वेजेस हैं, 21 ऑफिशियल या फिर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री में, माय बैड। ठीक है, अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लिंग्विस्टिक में क्या बताया था, कुछ जो आपके लैंग्वेज पे बेस्ड हो, है ना। तो दोनों आपका लैंग्वेज का ही एक तरह से लैंग्वेज पॉलिसी यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे जैसे आपका डिफ्रेंसिएशन हो, फिर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट्स फॉर्म होते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, आप नोट्स पे देख सकते हो कि कुछ स्टेट्स होते हैं ना, जो भी हमारी कंट्री में लैंग्वेजेस पाई जाती है उनके बेसिस पे जब स्टेट्स बनते हैं उनको आप लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोलते हो। जैसे कि गुजराती, तमिलनाडु, आई डोंट नो व्हाट इज़ द लैंग्वेज इन तमिलनाडु, दैट्स व्हाई आई नॉट से, नहीं तो आई विल बी स्पैम्ड एवरीवेयर। राजस्थान में राजस्थानी हो गया, महाराष्ट्र में मराठी हो गया, देन आई थिंक इन जम्मू एंड कश्मीर देयर इज़ डोगरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जम्मू में डोगरी हो गई, तो शायद डोगरी के बेसिस पे जम्मू इज़ फॉर्म, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, बट हाँ जम्मू में आई थिंक डोगरी इज़ देयर द ऑफिशियल लैंग्वेज।
सेंटर स्टेट रिलेशन। अब देखो पावर सेंटर स्टेट रिलेशन के नाम से क्या आपको समझ में आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स है ना, उन्हें क्लियरली स्टेट कर दिया गया है। कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी टेंस सिचुएशन ना हो। जस्ट लाइक सिन्हाला वाला टेंस सिचुएशन, वैसी कोई सिचुएशन ना हो, है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की देखो, स्टेट्स की ऑटोनॉमी को बढ़ाने के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को चेक किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को चेक करती है, ताकि स्टेट्स की ऑटोनॉमी बढ़ सके, या जिससे बढ़ भी चुकी है स्टेट्स की ऑटोनॉमी, इसलिए ये किया जाता है। ठीक है। एंड अगर कोई भी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, आपने पढ़ा है कोलिशन गवर्नमेंट, पढ़ा है कि नहीं? कोलिशन गवर्नमेंट, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। हाँ, कोलिशन गवर्नमेंट आपने पढ़ा होगा। कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि जब दो पार्टीज मिलके एक गवर्नमेंट बनाती है, राइट। अब देखो कोई भी पार्टी ने अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं जीती है ना, तो वो क्या करेगी? कहाँ पे नहीं जीती है? लोकसभा में नहीं जीती है, तो वो क्या करेगी? वो किसी भी दूसरी पार्टी के साथ मिलके कोलिशन फॉर्म करेगी एंड पावर में आ जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन, आपने एक चीज़ सुना है? देखो डी किसी भी आगे किसी भी चीज़ के आगे ऐड कर दोगे तो वो क्या होता है? वो कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। सुना? जैसे इंक्रीज, डिक्रीज यानी कि कम होना, डिक्रीज। तो वैसे डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि सेंट्रलाइजेशन का नहीं होना, है ना। सेंट्रलाइजेशन का ना होना इज़ व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में है? तो जब पावर्स को आप सेंटर एंड स्टेट से उठा के किसको दे देते हो? लोकल गवर्नमेंट को, या का होता है क्या? डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसे करते हो 3 रीज़न से। क्यों? बिकॉज जो लोकलाइट्स होते हैं यानी कि जो लोकल लोग होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि कैसे रिसोर्सेज को हैंडल करते हैं, एंड बहुत सारी जो भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स है उसे लोकल लेवल पे बेस्ट तरीके से सॉल्व किया जाता है, राइट। एंड थर्ड क्या हो गया कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ नहीं खर्च करने हैं, इस सब के बारे में सबसे बेस्ट नॉलेज होती है लोकलाइट्स के पास, राइट। अब आफ्टर मैथ ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देखो तो क्या हुआ था ना, 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन को मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, है ना। तो उसका आफ्टर मैथ यानी कि उसके बाद क्या हुआ डिसेंट्रलाइजेशन के बाद, या फिर 1992 में आपने क्या क्या स्टेप्स लिए, है ना। तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो एक है ना, तो पहला आपका हो गया कि आपको रखने हैं रेगुलर इलेक्शंस, है ना। रेगुलरली आपको इलेक्शंस रखने हैं, ये आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक है। फिर 1/3 सीट्स विमेंस के लिए रिजर्व होती है, विमेन के लिए रिजर्व होती है 1/3 सीट्स। SCs यानी कि कौन हो गए आपके? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लिए रिजर्वेशन की जानी चाहिए, एंड इन्हीं के रिजर्वेशन से ऑलमोस्ट वी आर इन अ वेरी बैड कंडीशन, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर प्लस रेवेन्यू किसको देना होगा? लोकल बॉडीज़ को। तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना होगा एंड रेवेन्यू देना होगा लोकल बॉडीज़ को, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को अगर मैथमेटिकली देखो, इसको यहाँ भेजोगे तो स्टेट से पावर एंड रेवेन्यू कहाँ गई? लोकल बॉडीज़ के पास। तो ये एक छोटी सी और ट्रिक हो गई। एंड या आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ आवर वीडियो, सो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर एंड आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस थे तो प्लीज़ अवॉइड दैट, एंड उस पार्ट को प्लीज़ स्किप कर देना, नहीं तो आपकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होगी। एंड या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस वेरेवर यू फाइंड अस, ठीक है। एंड यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट पे शॉर्ट बहुत जल्दी आ रहा है, सो प्लीज़ subscribe to our channel and wait for the shorts. Okay, thank you.